नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है और अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए अपने मेहमानों से पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आज की चर्चा में 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं उदय शिंदे साहब, प्रेसिडेंट हैं हॉलमार्क एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। सुरेंद्र मेहता हैं, सेक्रेटरी हैं इब्जा के। और राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत कच्चे तेल के साथ, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से गिरावट बढ़ गई है, तेज गिरावट आ गई है क्रूड में। और इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड का भाव करीब 3% नीचे है, WTI और ब्रेंट क्रूड का भाव। और MCX पर भी कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट का माहौल बना है। MCX पर 4% तक दाम टूट गए हैं। इनफैक्ट करीब 4.5% की गिरावट MCX पर कच्चे तेल में आ गई है। सवाल यह है कि क्या आज शाम के कारोबार में क्रूड की ये गिरावट और बढ़ेगी? तो राजीव जी, पहला सवाल आपसे यही कि क्या आज शाम के कारोबार में कच्चा तेल और लुढ़केगा? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए मृत्युंजय जी, इस हफ्ते में फंडामेंटल्स में एक बहुत बड़ा चेंज आया, जिसमें ओमिक्रॉन वायरस के रहते हुए अब डिमांड को लेकर कंसर्न्स रेज होने लग गए हैं। इससे पहले ये कंसर्न्स थे कि जो US ने अपना स्टेट पेट्रोलियम रिजर्व को ओपन किया, क्या वो इतना रिजर्व ओपन करेंगे कि ओपेक के द्वारा जो सप्लाई ना घटाने की के कारण जो दाम बढ़े थे, उसके कारण दाम कटेल होंगे। बट अब नया कंसर्न आ गया कि इस वायरस के कारण क्या ट्रैवल जो रुकेगा, उससे जो मांग घटेगी ऑयल की, उससे कितना दाम और घट सकता है। देखिए तकनीकी तौर पे तो मुझे लगता है कि 5,000 के आसपास एक सपोर्ट क्रूड ऑयल ने लिया है, जो कि आज का नीचे का एक स्तर था 5,040 का, जहां से एक रिकवरी भी देखने को मिली। बट मुझे अभी भी लगता है कि मृत्युंजय जी, ऑयल अभी भी बियर्स के गिरफ्त से बाहर नहीं निकला है। और गिरावट आ सकती है, नीचे के स्तर देखने को मिल सकते हैं। बट जो भी ट्रेडर्स ट्रेड करें वो ओवरनाइट टेक टू पोजीशन ना लेके जाएं। ज़्यादातर कोशिश करें कि इंट्राडे ही व्यापार करें, क्योंकि सारा बाजार जो है इस समय न्यूज़ ड्रिवन है। कोई भी न्यूज़ आके बाजार को बहुत ज़्यादा घटत या बढ़त ओवरनाइट दिखा सकती है। अभी हमें ऐसा लगता है कि 5150 से 5170 के बीच में कोई एक रिकवरी देखने को मिलती है, तो उसे बिकवाली के तौर पे देखा जा सकता है। 5220 से ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और नीचे में 5040 का टारगेट रखना है। अगर मृत्युंजय जी बाजार 5000 के नीचे में क्लोजिंग देता है, तो उस परिस्थिति में मुझे लगता है कि फिर पोजिशनल बेस पे बाजार और फर्दर गिरावट दिखाएगा। ठीक है। और उसके रहते हुए फिर बाजार एक बार 4800 के स्तर को भी छू सकता है। ओके, आप कह रहे हैं कि उसके रहते हुए मार्केट 4800 के स्तर को भी छू सकता है, इस पर आप नजर रखें। लेकिन अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की, और खबर यह है कि कल से हॉलमार्किंग के नियमों का पालन करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जो राहत दी गई थी 30 नवंबर तक, आज उसकी आखिरी तारीख है। मतलब देश के 256 जिलों में 16 जून से जो हॉलमार्किंग के नियम अनिवार्य किए गए थे, उन जिलों में कल से अब बिना हॉलमार्क ज्वेलरी बेचने पर एक्शन लिया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उदय शिंदे हैं, प्रेसिडेंट हैं हॉलमार्क एसोसिएशन के, और सुरेंद्र मेहता हैं, सेक्रेटरी हैं इब्जा के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेहता जी, पहला सवाल आपसे ही, आपके सारे मेंबर सर इन 256 जिलों में तैयार हैं हॉलमार्क ज्वेलरी बेचने के लिए कल से पूरी तरह से? जी देखिए, तैयार तो नहीं है, लेकिन तैयारी उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि अब उनका हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है और सरकार ने सफिशिएंट टाइम दिया था। सरकार ने 16 जून से 30 नवंबर तक एक विंडो रखी थी कि आपको किसी भी प्रकार के आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, इस प्रकार से सरकार ने कहा था। तो ये अभी भी जो हॉलमार्किंग कराने का जो समय है, वो अभी भी तुरंत हॉलमार्किंग नहीं होता है, ये बात सत्य है। उसमें थोड़ा सा अभी भी 1 या 2 दिन का वक्त लग रहा है।
तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े कंसर्न है या कोई बड़ी ऐसी चीज है जिसको लेकर कि सरकार और इस डेट को एक्सटेंड करे। मुझे लगता है कि ग्राहक के लिए ये जरूरी है और ग्राहकों को अच्छा सोना मिले, इसके लिए सरकार ने ये जो नियम लागू किया है और अब इसको कड़क तरीके से 1 दिसंबर से लागू किया जाएगा। यदि ज्वेलर्स तैयार नहीं है तो भी उनको तैयारी करनी पड़ेगी और हमने सभी ज्वेलर्स को इसके बारे में आगाह कर। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो ज्वेलर की तैयारी चल रही है, लेकिन हमारे साथ उदय शिंदे साहब हैं जो कि हॉलमार्किंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। शिंदे साहब, हॉलमार्किंग सेंटर की क्या तैयारी है? क्या हॉलमार्किंग सेंटर पूरी तरह से तैयार है डिमांड को मीट करने के लिए? नमस्कार मित्र जी, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार आपके चैनल के माध्यम से कहा कि हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन अभी तक देखिए हर साल जो है आंकड़ा जो डाटा आता था, सालाना 3 करोड़ 4 करोड़ ज्वेलरी हॉलमार्क होती थी। लेकिन मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों ने 1 जुलाई से अब तक लगभग 5 करोड़ पीसेस हॉलमार्क कर लिए हैं। अच्छा, मतलब जो सालाना कंजम्पशन जो हमारा 4 करोड़ मैक्सिमम गया था, हमने पिछले 5.5 महीने में 5 करोड़ पीसेस किए और ये साल पूरा होते होते ये आंकड़ा 10 से 11 करोड़ तक जाने की संभावना है। अच्छा, सिर्फ इसमें गड़बड़ी है कि जैसे सुरेंद्र भाई ने कहा कि समय पर नहीं मिल पा रहा है। मैं उनकी इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूँ। शुरुआत में हमें 36 घंटे 40 घंटे लग रहे थे, अभी हम लोग 17 से 18 घंटे में ऑन एन एवरेज पूरा इंडिया का हम लोग देखेंगे तो 17 से 18 घंटे में हम लोग ज्वेलरी हॉलमार्क करके दे रहे हैं। इसके पीछे इससे जल्दी भी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो एट द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हॉलमार्किंग का होने के कारण ये जितने 5 करोड़ पीसेस हुए उसमें से 4 करोड़ पीसेस मात्र 20% हॉलमार्किंग सेंटर ने किए और बाकी 80% हॉलमार्किंग सेंटर जो मैन्युफैक्चरिंग हब से बाहर है उनके पास सिर्फ 1 करोड़ पीसेस गए हैं। यदि ये एट द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को हटा के एट द पॉइंट ऑफ सेल कर दिया जाए तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और ये जो सुरेंद्र भाई की शिकायत है कि समय पे नहीं मिल रहा है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि कोई भी ज्वेलर्स काम यदि जमा देगा तो उसको 8 घंटे के अंदर उसका ज्वेलरी हॉलमार्क करके मिल जाएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि हॉलमार्किंग सेंटर की तैयारी पूरी है डिमांड को फुलफिल करने के लिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि डिले नहीं होगा। अगर कोई ज्वेलर जाएगा या मैन्युफैक्चरर जाएगा तो आप जल्द से जल्द हॉलमार्क कर पाएंगे। लेकिन मेहता जी, एक सवाल मैं आपसे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं कि मान लीजिए कोई ज्वेलरी खरीदने जाता है इन जिलों में जहां पर अभी मैंडेटरी है, और अगर कोई ज्वेलर वहां पर हॉलमार्क ज्वेलरी नहीं देता है, बिना हॉलमार्क ज्वेलरी बेचता है, तो उसकी शिकायत एक कंज्यूमर होने के नाते कहां पर कर सकते हैं? बिल्कुल, आप BIS में इसकी शिकायत कर सकते हैं। BIS के पोर्टल पे इसकी शिकायत कर सकते हैं। आप अपना इनवॉइस जरूर रखें, आप जहां से भी ज्वेलरी खरीदें इनवॉइस के साथ आप शिकायत करें और आपकी शिकायत पर BIS द्वारा तुरंत कार्रवाई होगी। इसमें पेनल्टी के साथ साथ में सजा के भी प्रावधान है। तो ये कोई ज्वेलर्स के लिए आसान नहीं है और बहुत ज्यादा इसमें पेनल्टी है और प्रोसिक्यूशन के प्रोविजंस हैं। तो किसी भी ज्वेलर्स के लिए इस प्रकार की गड़बड़ी करना अब बिल्कुल असंभव है। और लेकिन साथ में ग्राहक को भी ये देखना होगा कि वो बिल्कुल बिल ले और बिल को संभाल के रखें और उसके बाद ही वो कंप्लेंट कर पाएंगे, क्योंकि हमने ज्यादातर पाया कि ग्राहक बिल लेते नहीं। तो ये राय है आपकी हॉलमार्किंग को लेकर के। चलिए, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका और शिंदे साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि दूसरी तिमाही के GDP के आंकड़े आ गए हैं और ये आंकड़े अनुमान से बेहतर रहे हैं। 8.4%, जी हाँ, Q2 दूसरी तिमाही में GDP ग्रोथ 8.4% रही है। ये ताज़ा आंकड़े आप GDP के देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। इन आंकड़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अतुल जोशी हैं, फाउंडर एंड CEO ऑयस्टर कैपिटल के। बहुत बहुत स्वागत है अतुल जी आपका पहला कमेंट क्या होगा सर? 8.4% Q2 GDP की ग्रोथ। ये बहुत ही बढ़िया आंकड़ा है और RBI ने जो एस्टिमेट दिया था वो 7.9% का है। राइट। तो 7.9% से 8.4% ये काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की इंडिकेशन है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो लॉकडाउन के रिलेटेड जो हमारा भय था कि इकोनॉमी बहुत स्लोली पिकअप करेगी, वो अभी पीछे है
और क्या इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि हम सिर्फ बढ़ रहे थे, लॉकडाउन कंप्लीट होने जा रहा था जून के महीने में। तो ऐसा नहीं है कि हमने जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो शादी की ये है, फिर दिवाली का कंजम्पशन आएगा, उसके पहले की ये बात है। तो 8.4% ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं और ये बहुत अच्छे संकेत हैं। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि चूंकि अभी तो हालात और बेहतर हो रहे हैं धीरे धीरे, हालांकि एक चिंता, ग्लोबल चिंता आई है सामने ओमिक्रॉन के तौर पर, लेकिन फिर भी इंडिया में भी ऐसा कोई मामला दिखा नहीं है। तो आगे के लिए क्या ग्रोथ की उम्मीद की जाए सर? मेरे हिसाब से अगर हम देखें, पहले आरबीआई का आंकड़ा देखते हैं। आरबीआई ने 7.9% कहा था ये जुलाई और सितंबर के, ये जो Q2 के जो आंकड़े आई है उसके सामने 8.4% की ग्रोथ आई है। लेकिन Q3 के लिए आरबीआई ने खुद ने कहा था कि ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगा। उनके हिसाब से 7.9% से गिर के 7.3% आएगा। मेरे हिसाब से हम 8% के ऊपर रहेंगे और ये काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है। फार्म सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो रबी क्रॉप के लिए जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग आंकड़े उसमें नजर आ रहे हैं। अच्छा। मैं ऑयल सीड्स की बात करूं तो ऑयल सीड्स में 27% की ग्रोथ है एरिया अंडर कल्टीवेशन। वैसे ही वीट में लगभग 3.5% की है, पल्सिस में 5% की है। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रूरल एरिया में भी दिख रहा है। अच्छा। तो काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं। आखिरी सवाल सर आपसे कि Q3 के लिए सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपके हिसाब से कहां पर हो सकता है? किस सेक्टर की ग्रोथ आपके हिसाब से सबसे बेहतर रह सकती है Q3 में? मेरे ख्याल से सर्विसेज सेक्टर में बहुत ही मुनाफा दिखाई देगा, जैसे कि ट्रैवल, टूरिज्म, होटल्स, हॉस्पिटैलिटीज, वो सब में आपको काफी रिकवरी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिख रही है। मैन्युफैक्चरिंग पहले से इतना धीरा नहीं था, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन सेक्टर्स जो देख रहे हैं, खास करके सर्विसेज सेक्टर, उसमें हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई देगा। ओके, बहुत शुक्रिया अतुल जोशी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जीडीपी के नंबर्स पर बात करने के लिए। राजीव जी, आज शाम के लिए गोल्ड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? गोल्ड में तेजी है, आपको लगता है कि आज इवनिंग मार्केट में गोल्ड खरीदना चाहिए? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि 48,100 के आसपास गोल्ड में खरीदारी कर सकते हैं। 48,000 से नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं मृत्युंजय जी। हालांकि काफी सीमित तेजी लगती है। 48,500 फिर से एक अच्छा रेसिस्टेंस लेवल है। पिछली दफा भी बाजार अराउंड 48,500-600 से नीचे फिसल गया था। तो जब तक बाजार 48,600-700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है, तब तक तेजी सिर्फ सीमित तौर पे ही खेलनी चाहिए गोल्ड में, और निचले स्तरों पे ही खरीदारी करें। 48,100 के आसपास खरीदें 48,500 के लिए। अच्छा, और चांदी में भी यही स्ट्रेटेजी हो गोल्ड की तरह बाइंग की? जी मृत्युंजय जी, चांदी में देखिए बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट है 61,700-800 का। बाजार इसके नीचे क्लोज नहीं किया था। मैं अगले कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ फरवरी के, तो 61,800 के नीचे क्लोज नहीं करता है मृत्युंजय जी। मुझे लगता है सिल्वर में निचले स्तरों पर खरीदारी करके चलना, आई थिंक एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक बेहतरीन ट्रेड बनेगा। तो 62,300 के आसपास खरीदें। इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस रखें 61,900 और 63,000 तक का टारगेट रखें। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि कमोडिटीज के ऑप्शंस में ट्रेड के कितने ऑप्शंस हैं, इंडाइसेस में कारोबार कितना आसान है। कमोडिटीज में ऑप्शंस और इंडाइसेस की बारीकियों पर जी बिजनेस और एमसीएक्स IPF 3 दिसंबर को बड़ा वेबिनार करने जा रहा है। वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए ZB लिखकर स्पेस दें और A लिखकर 57575 पर SMS करें।